दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेटामॉर्फोसिस द हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस। यानी कि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हार्मोन्स एम्फीबियंस के मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बात आती है कि पहले मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अब जिनको मेटामॉर्फोसिस नहीं पता है और यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस की ज़रूरत क्यों है, पहले हम समझ लेते हैं कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, राइट साइड आपको दिख रहा होगा कि एक बच्चा है और लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा कि एक फ्रॉग है। तो यदि आप किसी इंसान के बच्चे को देखेंगे तो जब वो छोटा है, तो अगर वो एडल्ट बनता है, ठीक है, तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है उसके साइज में चेंजेस होते हैं और इसके अलावा वो सेक्सुअली मैच्योर होता है। लेकिन फ्रॉग के केस में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। फ्रॉग कैसे बना होगा, पहले पता होगा कि आपको उसमें टेडपोल रहा होगा। अब टेडपोल के अंदर क्या होते हैं, आपको पूंछ देखने को मिलते हैं। बट इंसान के बच्चे के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आगे चलकर उसके बॉडी में कोई चेंजेस देखने को मिले। साइज़ तो बढ़ेगी बट ये नहीं है कि उसके अंदर पूंछ हो या फिर पूंछ हट गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेढक के केस में आपको देखने को मिलेगा कि उसके लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होने में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो मेटामॉर्फोसिस है, ट्रांजिशन ऑफ लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि कैसे लार्वा से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वही मेटामॉर्फोसिस है। तो जो मेटामॉर्फोसिस है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। तो एनिमल में अगर हम डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो हमें दो तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो आपने देखा होगा, जैसे अभी मैंने पीछे बताया, कि जो इंसान के बच्चे होते हैं शुरू में छोटे होते हैं लेकिन धीरे धीरे साइज में बढ़ते हैं और सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। बट अगर हम बात करें फ्रॉग की, जैसे मैंने बताया, तो उसमें लार्वल स्टेज में कुछ कैरेक्टर अलग होते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट होने पर कुछ कैरेक्टर अलग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वल टू एडल्ट में। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस के टाइप की। तो मेटामॉर्फोसिस टू टाइप का होता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, तो इसमें जो सिंपल लार्वल ऑर्गेनिज्म होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी कि एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जैसा कि एम्फीबिया और इंसेक्ट में होता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि मेढक के जो लार्वा होते हैं उसमें टेल होते हैं बट एडल्ट में नहीं होता। इसमें एडल्ट में लिम्स होते हैं, हार्ट होते हैं, बट लार्वल केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा एडल्ट्स में लंग्स होते हैं और लार्वल स्टेज में गिल्स होते हैं। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। वही अगर हम बात करें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की, तो जब लार्वा एडल्ट में चेंज होता है तो समय के साथ कुछ डिग्रेडेशन होते हैं, यानी कि कुछ एडवांस कैरेक्टर जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, पीछे बैक करना, ठीक है। तो इसमें जो लार्वा के कैरेक्टर एडवांस होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के एग्जांपल की, तो जो यूरोकॉर्डेट होते हैं, यूरोकॉर्डेट के जो लार्वा होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है बट एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एम्फीबियन के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता क्या है और ये हार्मोनली यानी कि हार्मोन्स के थ्रू कैसे कंट्रोल होता है। तो एम्फीबियन के अंदर आपको डेवलपमेंटल मेटामॉर्फोसिस भी दिखेगा और इकोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस भी देखने को मिलेगा। तो अगर इकोलॉजिकली देखें तो जो एम्फीबियन है, यानी कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं मेढक की, तो इसके टेडपोल कहाँ बनते हैं, पानी में बनते हैं। तो फ्रॉग तो एम्फीबियन है और एम्फीबियन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि ये पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। तो फ्रॉग का जो एडल्ट है वो तो ज़मीन पे रहता है, लेकिन जब उसे रिप्रोडक्शन करना होता है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी में जब रहता है तो वहाँ पर टेडपोल में टेल होते हैं, लिम्स नहीं होते। और जबकि जब एडल्ट फॉर्म में देखेंगे तो टेल नहीं होते, लिम्स होते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं ये एक तरह से इकोलॉजिकल चेंजेस है, यानी कि पानी के अलग अंदर अलग कैरेक्टर है, बाहर की तरफ अलग कैरेक्टर है। तो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो इसमें होता क्या है कि इनके हैबिटेट, इनके फूड और बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। जैसे लार्वा का हैबिटेट है पानी,
एडल्ट का हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल। फूड कैरेक्टर की बात करें तो जो लार्वा होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं और जो एडल्ट होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। और इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया हुआ है। तो अगर हम एम्फीबियन के मेटामॉर्फोसिस पे फोकस करें तो इनके जो लार्वा होते हैं इनमें लोकोमोशन के लिए टेल होता है और फिन्स होते हैं। वहीं रिस्पिरेशन के लिए इनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्योंकि पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको कैप्चर करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो गिल्स में होती है, लंग्स में नहीं होती। वहीं इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। इनके जो इंटीगमेंट होते हैं वो पतले होते हैं। एपिडर्मिस जो होती है वो बाई लेयर होती है और उस पर कुछ ग्रैनुलर ग्लैंड पाए जाते हैं। वही लार्वा एक्वाटिक होता है और हर्बीवोरस होता है। अब लार्वा से जब एडल्ट में आते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो एडल्ट में लोकोमोशन के लिए लिम्स पाए जाते हैं। वहीं एडल्ट्स के पास रिस्पायरेशन के लिए लंग्स होते हैं। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होती थी लार्वा में, अब चेंज होकर वो हो जाता है यूरिया, यानी कि एडल्ट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो निकलता है यूरिया। इसके अलावा जो इंट्यूगमेंट थे वो थिन ही रहते हैं, बाइलेयर ही रहते हैं और ग्लैंडुलर ग्लैंड्स पाई जाती है। अब यहाँ पर एडल्ट की जो हैबिटेट है वो चेंज हो जाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ कन्वर्ट हो जाता है और इनका जो बिहेवियर होता है यानी कि फूड हैबिट होती है वो हो जाती है कार्निवोरस। तो आपने देखा होगा जैसे मेढक क्या है, इंसेक्ट को खाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो एम्फीबियन में ये जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि ये चेंजेस करते हैं। तो आपको बता दें कि जो एम्फीबियन में मेटामॉर्फोसिस होता है ये थायराइड हार्मोन्स के कारण होता है। और ये हार्मोन्स कौन सा होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, T4 और T3। तो जब भी थायराइड ग्लैंड बन जाता है तो उससे जो हार्मोन्स होते हैं ब्लड से लार्वा के पूरे ऑर्गन्स में पहुंचते हैं। तो जब थायराइड ग्रंथि से ये जो हार्मोन्स होते हैं अब लार्वा के पूरे बॉडी में जाते हैं तो यहाँ पर 4 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। तो ये 4 तरह के रिस्पॉन्स कौन से हैं, पहला तो है ग्रोथ। तो सबसे पहले लिम्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है डेथ। तो डेथ का मतलब ये नहीं है कि लार्वल स्टेज खत्म हो जाएगा, यानी कि लार्वा में जो टेल है वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद इंटेस्टाइन में मॉडिफिकेशन होगा। जब वो हर्बीवोरस था तो इंटेस्टाइन लंबे थे, लेकिन जब वो कार्निवोरस हुआ तो इंटेस्टाइन जो हुआ वो छोटा हो गया। इसके बाद जो 4th चेंजेस है वो है रीस्पेसिफिकेशन। अब इसमें जो लीवर है, अब लीवर से क्या है कि कुछ विशेष तरह के एंजाइम सिक्रीट होंगे जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को चेंज करेंगे अमोनिया से यूरिया में। जैसा कि हमने देखा था कि जब वो लार्वल था तो वहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या था, अमोनिया था, लेकिन जब एडल्ट फॉर्म में आता है तो वहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाता है, यूरिया हो जाता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस है उस चेंजेस के लिए एंजाइम चाहिए और ये एंजाइम कहाँ से मिल रहा है, लीवर से मिल रहा है। तो लीवर में चेंजेस आ जाते हैं। तो आइए डिटेल से समझते हैं। तो ग्रोथ की बात करते हैं। तो होता क्या है कि जो लार्वा होता है तो वहाँ पर जो T3 हार्मोन्स है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो T3 का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से लिम्ब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब सेल डेथ के लिए क्या था, तो इसमें क्या कहता है जो T3 हार्मोन्स है वो इंड्यूस करता है। तो T3 कहता है क्या है कि जो टेल है और जो गिल्स है उसको डिग्रेड करता है, उसको ख़त्म करता है। तो सेल का अगर नेचुरल डेथ कराना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, Caspase-9। इसके अलावा जो एपोप्टोसिस है इससे रिलेटेड जो प्रोसेस है ये इंड्यूस होता है T3 एंजाइम द्वारा। थर्ड था रीमॉडलिंग। तो रीमॉडलिंग में मैंने क्या बताया था कि जब वो लार्वल स्टेज में था तो हर्बीवोरस था तो उस समय जो इंटेस्टाइन थे वो क्या थे, लंबे थे, लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में आया तो उसके जो इंटेस्टाइन थे उसकी जो इनफोल्डिंग थी वो कम हो गई और इंटेस्टाइन जो था अब वो शॉर्टर साइज हो गया। अब जो 4th है वो बायोकेमिकल चेंजेस है। अब ये बायोकेमिकल चेंजेस लीवर में होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड में होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लार्वा था वो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बना रहा था, लेकिन अब एडल्ट में क्या बन रहा है, यूरिया। तो अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तभी यूरिया बनता है, ठीक। तो इस केस में जो लार्वल स्टेज था वहाँ पर जो अमोनिया सिंथेसिस करने के लिए जीन थे, तो T3 क्या कहता है, अब उस जीन को सप्रेस कर देता है, यानी कि उसके कैरेक्टर को रोक देता है, जिससे कि अब यूरिया सिंथेसिस के लिए जो जीन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे जैसे T3 का कंसंट्रेशन बढ़ता है यूरिया सिंथेसिस जो जीन होते हैं वो और अधिक एक्टिव होते जाते हैं और अधिक यूरेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं।
इसके अलावा जो लीवर है उससे और अलग अलग तरह के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फूड हैबिट है वो भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब T3 कंसंट्रेशन लो होता है तो एडल्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब T3 कंसंट्रेशन हाई होता है तो वहाँ पर जो लार्वल स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और एडल्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। आइए हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स के रिसेप्टर के बारे में। तो थायराइड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि ये जो रिसेप्टर होते हैं ये मेम्ब्रेन पे नहीं पाए जाते, ये न्यूक्लियस पर पाए जाते हैं। और दूसरा ये है कि जो थायराइड हार्मोन्स है वो किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं टायरोसिन एमिनो एसिड से। इनमें जो रिसेप्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है थायराइड हार्मोन्स रिसेप्टर अल्फा और दूसरा है थायराइड हार्मोन्स रिसेप्टर बीटा। तो ये जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं वो थायराइड हार्मोन्स बनने के पहले ही पूरे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, और जो कि बीटा रिसेप्टर है वो थायराइड हार्मोन्स बनने के बाद बनता है। इसके अलावा एक और रिसेप्टर की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं रिटेनॉइड रिसेप्टर। तो इस तरह से एम्फीबियन में हार्मोनल कंट्रोल होता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान। आई होप आपको एम्फीबियन में कैसे मेटामॉर्फोसिस होता है, कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।